अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम लोग एमेड एंट्रेंस टेस्ट 2019 को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका सवालनामा हमारे सामने है। इसमें से हम लोग जो है हिस्सा अव्वल मतलब हिस्सा अलिफ हल कर चुके हैं, जिसमें इल्म तदरीस, जनरल इंग्लिश, कंटेम्प्रेरी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, कम्प्रीहेंसन, उर्दू राइटिंग एबिलिटी ये हल कर चुके हैं। जबकि हिस्सा बा में से तालीम की फ़लसफ़ियाना और समाजी बुनियादें भी हल कर चुके हैं। टोटल 8 सवालात इसमें से हल हो चुके हैं। अब हम लोग तालीम की नफ्सियाती बुनियादें, अगला है इत्तलाआती और तरसीली टेक्नोलॉजी, अगला है मदरसे का इंतज़ाम और माहौलियाती तालीम, इन सब के ताल्लुक़ से जो सवालात हैं, मतलब 40 सवालात रह गए हैं, उसे हम हल करेंगे यहाँ से लेकर के ये सारा। तो आगे चलते हैं। आप सब लोग सवाल नंबर 61 पे पहुँचिए। तो ये हम लोग आ गए सवाल नंबर 61 पर। तो हिस्सा बा का है तालीम की नफ्सियाती बुनियादें। पहला सवाल है कि कसीरुल ज़हानत मल्टीपल इंटेलिजेंस के बानी कौन हैं? तो इसका जवाब है गार्डनर। क्यों जवाब गार्डनर होगा? क्योंकि वाइगोत्स्की हो नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने ज़हानत का नज़रिया पेश ही नहीं किया। ब्रूनर भी नहीं हो सकते, उनका भी ज़हानत का नज़रिया नहीं है। पियाजे भी नहीं है। सिर्फ गार्डनर ही ऐसे हैं इस 4 ऑप्शन में से जिन्होंने ज़हानत का नज़रिया पेश किया। तो ऑप्शन हो जाएगा गार्डनर, हॉवर्ड गार्डनर। चलिए आगे चलते हैं। झेल में से किसने समाजी साख्तियत मतलब सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म के फ़लसफ़े पर जोर दिया? पियाजे बिल्कुल नहीं, कोलबर्ग बिल्कुल नहीं, वाइगोत्स्की यस, वाइगोत्स्की ने सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म के फ़लसफ़े का नज़रिया दिया, फ़लसफ़े पर जोर दिया। जॉन डेवी भी नहीं है। पियाजे मशहूर हैं, किस लिए मशहूर हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट मॉडल के ताल्लुक़ से मशहूर हैं। कोलबर्ग लर्निंग स्टेज के हवाले से मशहूर हैं। वाइगोत्स्की ऐसे हैं जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म के हवाले से सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, जबकि जॉन डेवी ने ज़्यादातर सोशल डेवलपमेंट के हवाले से ज़्यादा बहस की है। वाइगोत्स्की रूस में पैदा हुए थे। 35 से 40 साल की उम्र में ही इनका इंतकाल हो गया था। इन्होंने इतनी कम उम्र में बहुत शोहरत पाई और बहुत सारी किताबें भी लिखी। 30-40 किताबें भी इन्होंने लिखी। इनकी किताबों को बहुत देर से यूरोप में पढ़ा गया, क्योंकि उस ज़माने में कोल्ड वर्ल्ड वार चल रहा था। आगे चलते हैं सवाल नंबर 63 की तरफ। सवाल नंबर 63 ये क्या है? एक 12 साल के उम्र के बच्चे की समाजी तरक्की की सबसे बेहतरीन जगह क्या है? 12 साल की उम्र का बच्चा है, इसका सबसे ज़्यादा समाजी तरक्की किस तरह से हो सकता है? क्या पड़ोस में रहने की वजह से इसका सोशल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होगा, या ख़ानदान में रहने से, या खेल के मैदान में, या स्कूल में? देखिए, हर जगह होगा इसकी समाजी तरक्की, लेकिन सबसे बेहतरीन जगह कौन सी है जहाँ पर इसकी समाजी तरक्की होगी? तो इसका जवाब है सी, मतलब खेल का मैदान। खेल का मैदान ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चे की समाजी तरक्की सबसे तेज़ रफ्तार तरीके से होती है। मुंदज़ेल बयान में से कौन सा बयान अमल के तौर पर हौसला अफजाई करने के लिए मुनासिब नहीं है? मतलब इसका मतलब ये हुआ, ये नेगेटिव क्वेश्चन है, मतलब पलट करके पूछा गया है, नेगेटिव बना करके, कि कौन सा अमल के तौर पर हौसला अफजाई करने के लिए मुनासिब नहीं है। तो 3 इसमें ऑप्शन ऐसे होंगे जो मुनासिब होंगे, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो मुनासिब नहीं होगा। तो किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन मुनासिब है, ये 3 ऑप्शन तो यही कह रहा है, लेकिन कोई एक ऑप्शन है जो नहीं कह रहा है। कौन है 3 ऑप्शन? देखिए, ये एक शख्स को एक मकसद की तरफ मुंतकिल करने की वजह है या ज़रिया है। मोटिवेशन सही बात है। ये शख्स की हयातियाती ज़रूरियात को भी मुतमईन करता है, बिल्कुल सही बात है। ये एक नफ्सियाती ख्वाहिश को हासिल करने में मदद करता है। यकीनन मोटिवेशन, हौसला अफजाई जो है, नफ्सियाती ख्वाहिश को हासिल करने में मदद करता है।
ये एक नाखुशगवार सूरत हाल से दूर रखता है। ये ज़रूरी नहीं है कि मोटिवेशन जो है आपको नाखुशगवार सूरत हाल से दूर रखता है। नाखुशगवार सूरत हाल पहले पेश आ चुकी होती है, इसमें मोटिवेशन कुछ नहीं कर सकता। तो आंसर होगा डी। आगे चलिए, इल्म को हासिल करने और उसके इतलाक़ की सलाहियत है किस में है? क्या शख्सियत से इल्म हासिल किया जा सकता है और उसको इतलाक़ का मतलब होता है नाफिज़ करना, अप्लाई करना? नहीं, बिल्कुल नहीं। शख्सियत से हम ना तो इल्म हासिल कर सकते हैं ना उसको नाफिज़ कर सकते हैं। काबिलियत से भी नहीं। काबिलियत मतलब एप्टीट्यूड, एक छुपी हुई सलाहियत है, उसके ज़रिए से हम इल्म हासिल नहीं कर सकते जब तक कि उस खुफ्ता सलाहियत को बेदार ना किया जाए। और तीसरे नंबर पे है ज़हानत। ठीक है, ज़हानत ही एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से हम इल्म हासिल कर सकते हैं और अपनी ज़हानत की बदौलत हम उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। वक्ते ज़रूरत, किसी मुसीबत में फंस गए या कहीं पर ज़रूरत पड़ गई तो हम ज़हानत के ज़रिए उसको लागू कर सकते हैं, नाफिज़ कर सकते हैं। 66 में है, देखिए, लफ्ज़ तदरीसियात का माना क्या है? तदरीसियात का मतलब पेडागोजी, पढ़ाने का तरीक़ा, हाउ टू टीच, पढ़ाएं कैसे। यही फ़न तदरीस में या पेडागोजी में इससे बहस की जाती है। लेकिन यहाँ पर माना क्या है उसका, इससे बहस है। क्या उसका माना बच्चों को गाइड करना ये है, या उसका माना बच्चे की क़यादत करना, या बच्चे की तरबियत करना मतलब एजुकेट करना, या बच्चे को समझना? क्या है? सब करीब करीब है, लेकिन हकीकी जवाब है बच्चे की क़यादत करना। बच्चे की क़यादत करना ही पेडागोजी का असल माना है। आगे देखिए कि जीन पियाजे के मुताबिक बच्चों के वकूफ़ी नशोनुमा में कंक्रीट ऑपरेशंस का मरहला कब वाक़ होता है? जीन पियाजे ने वकूफ़ी नशोनुमा का नज़रिया दिया है और उन्होंने अपने ही 3 बच्चों को शुरू से लेकर के 16 साल की उम्र तक ऑब्ज़र्व किया और उनकी तमाम हरकत व सकनात और सीखने के तरीक़ों को बिल्कुल नोट किया। फिर उसके बाद उन्होंने बच्चों की उम्र की दर्जाबंदी सीखने के एतबार से की। तो उन्होंने 0 से 2 साल होता है, फिर 2 से 7 साल, यहाँ 0 से डायरेक्ट 7 साल लिख दिया गया है, जिसको हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहेंगे। ठीक है, और पैदाइश से 2 साल मतलब 0 से 2 साल जो कि बी में है, इसको हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, उन्होंने कहा है। तो हमने क्या कहा? ए 0 से 7 साल प्री ऑपरेशनल स्टेज, 0 से 2 साल सेंसरी मोटर स्टेज, 7 से 11 साल इसको हम क्या बोलेंगे? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, और डी 11 से 16 साल इसको फॉर्मल स्टेज बोलते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या फॉर्मल स्टेज। तो ये 4 स्टेज है। हमसे पूछा गया है कंक्रीट ऑपरेशन का मरहला कब वाक़ होता है, तो उसका जवाब है 7 से 11 साल के दौरान। तो आपका आंसर हो जाएगा 7 से 11 साल। ठीक है, आगे चलिए, सवाल नंबर 68। अगर एक बच्चे की ज़हनी उम्र 5 साल हो और उसकी तारीख़ी उम्र 4 साल हो तो उसकी आईक्यू कितनी होगी? इंटेलिजेंस कोटेंट मतलब उसकी आईक्यू कितनी होगी? आपको पता है कि आईक्यू का नज़रिया किसने दिया? बिने ने दिया। ठीक है, और उसमें चलिए पहले इसको हल कर लेते हैं। सवाल है कि ज़हनी उम्र 5 साल है, मतलब मेंटल एज 5 साल, ये हुआ 5 साल। ठीक है, और तारीख़ी उम्र मतलब असली उम्र है उसकी 4 साल, इसको भाग देना है 100 से। तो अब ऐसे ही देख लीजिए, 100 को गुना करेंगे 500 तो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। 500 को भाग देंगे 4 से तो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। ठीक है, 125, तो आंसर हो जाएगा 125 मतलब ए। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। तो यहीं पर एक गुफ्तगू हो जाए कि ये आईक्यू नापने का तरीक़ा किसने सिखाया, तो उसका जवाब है कि बिनय ने सिखाया। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो बच्चे की ज़हनी उम्र है उसको जो है तारीख़ी उम्र से भाग दे दीजिए, तक़सीम कर दीजिए, बच्चे की ज़हनी उम्र, बच्चे की जो है आईक्यू निकल आएगी। लेकिन आगे चल कर के इस टर्म एक और जो है तालीमदा पैदा हुए, उनका कहना था कि फ़ीसद में निकाला जाए तो बात ज़्यादा समझ में आएगी, लिहाजा जो भी निकल कर के आएगा उसको, ठीक है, 100 से गुना कर देंगे तो इससे फ़ीसद निकल आ जाएगा। लिहाजा
तो इसमें बिने और ईस्टर्न दोनों का बहुत अहम योगदान है। आगे चल करके साइमन ने भी इसमें काम किया। ये 1905 की बात है। किसने कहा था इंटेलिजेंस इज़ ए कैपेसिटी टू थिंक वेल, टू जज वेल एंड टू बी सेल्फ क्रिटिकल। ज़हानत नाम है सोचने की सलाहियत का, अच्छी तरीके से फ़ैसला लेने का और अपनी खुद की तनकीद करने का। ये बात किसने कही थी बताइए? ये बात बिने ने कही थी, जिन्होंने आईक्यू का नज़रिया दिया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जवाब हो गया सी। उसके बाद आगे देखिए, मकसद मोटिव एक है। क्या है भाई? मोटिव जिसको मकसद बोलते हैं उर्दू में, क्या ये उमूमी ख़ासियत है या ख़ुसूसी ख़ासियत है या इंसानी उज़विय्ये की एक मख़सूस हालत है या एक ख्वाहिश का नाम मोटिव है? मोटिव क्या है? तो नफ्सियात की ज़बान में मोटिव ख्वाहिश को ही बोलते हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा, बताइए क्या होगा? डी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जवाब हो गया। आगे चलिए, अब जो है हिस्से बा में से 8वां पार्ट है इत्तलाआती और तरसीली टेक्नोलॉजी। इत्तलाआती और तरसीली, इत्तलाआती का हो गया इंफॉर्मेटिव या इंफॉर्मेशन और तरसीली का कम्युनिकेशन, टी से टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सवाल है कि इंटरनेट इस्तिलाहात, इंटरनेट टर्मिनोलॉजी में आईपी का माना क्या है? तो उसका जवाब है कि आईपी का माना है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आप जब वाईफाई कनेक्ट करते होंगे तो वहाँ आईपी एड्रेस पूछा जाता होगा या आईपी एड्रेस कनेक्ट कर लेता है, अगर पहले से सेट हो तो वो इंटरनेट प्रोटोकॉल है। कोई दूसरा जो वाईफाई यूज़ न कर ले, कौन यूज़ कर रहा है वो पता चले। ठीक है, इसीलिए आईपी यूज़ होता है। अब आगे चलते हैं, एक वेबसाइट का सामने का सफ़ा या मरकज़ी सफ़ा क्या कहलाता है? ज़ाहिर सी बात है होम पेज कहलाता है। सबके मोबाइल में रहता है ये चीज़, होम पेज। ठीक है, सवाल है कि झैल में से किसको लॉगिन नेम और पासवर्ड की तस्दीक के तौर पर जाना जाता है? आप बहुत सारा ऐप डाउनलोड करते होंगे या मान लें रेलवे का आईआरसीटी पर टिकट बनाते होंगे, तो वहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन के लिए कहा जाता है कि लॉगिन नेम और पासवर्ड जब आप वहाँ क्रिएट करेंगे तो ऑथेंटिकेशन के लिए पूछता है। तो लॉगिन नेम और पासवर्ड के अमल को या इस प्रोसेस को तस्दीक करना कहते हैं। कि ऑथेंटिकेशन का क्या मीनिंग है? तस्दीक करना, ये है तस्दीक करना। ठीक है, चलिए, कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब होता है? कॉन्फ़िगरेशन तो होगा नहीं, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है सूरत, वज़ा, हैअत। ज़ाहिर सी बात है उसका जो है लॉगिन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, एफ़टीपी की शक्ल है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ये भी आईपी की तरह है। ठीक है, तो आपका जवाब हो गया ए, जवाब हो गया ए। सवाल है कि एक मौलिम होने के नाते हम अपने कमरे जमात के तलबा को एक दूसरे से तरसील के लिए झैल में से किस गैर हमा वक्त एसिंक्रोनस आले के इस्तेमाल का मशवरा देंगे? चैट एंड ब्लॉग का, चैट एंड इंस्टेंट मैसेजिंग का, ब्लॉग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, डी इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड एंड ईमेल का। सवाल क्या है? एक उस्ताद होने के नाते हम तलबा को एक दूसरे से कम्युनिकेशन के लिए किस असिंक्रोनस आले का इस्तेमाल का मशवरा देंगे? असिंक्रोनस आले से मुराद ये है कि ऐसा आला जिसमें बैक वक्त एक दूसरे को कोई देख ना सके, एक वक्त में कम्युनिकेट ना हो सके। जैसे ईमेल है, ईमेल जब हम किसी को करते हैं तो दूसरी तरफ की जो पार्टी है उसने उसे रिसीव किया या नहीं किया ये पता नहीं चलता है। तो गैर हमा वक्त का मतलब ही हुआ कि एक ही टाइम में दोनों सिंक्रोनाइज्ड ना हो, दोनों को एक दूसरे को पता ना चले। अब चैट एंड ब्लॉग हो, इसमें पता चल सकता है। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, ये सब सिंक्रोनाइज्ड आले होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड और ईमेल जो है ये असिंक्रोनस आला है। तो असिंक्रोनस आले ही के बारे में सवाल है, तो उसका जवाब हो जाएगा डी, जवाब हो जाएगा
डी इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड एंड ईमेल। आगे देखिए, मूक्स के क्या माना है। जाहिर सी बात, मूक्स बहुत आसान सवाल है। मूक्स का माना है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये वाला सी, इसका ऑप्शन है सी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है। अगला सवाल है कि झैल में से किसका ताल्लुक़ मुरक्कब इक्तिसाब ब्लेंडेड लर्निंग से नहीं है। मुरक्कब तर्जुमा क्या है ब्लेंडेड का, जबकि हाँ ठीक है, मुरक्कब इक्तिसाब से नहीं है। ब्लेंडेड लर्निंग कहते ही असल में ऐसे इक्तिसाब को जहाँ पर हम फॉर्मल क्लासरूम या फॉर्मल तरीक़े से और आईसीटी वगैरह से भी मदद लें। हाँ, ना तो फ़कत फॉर्मल हो ना फ़कत आईसीटी का यूज़ हो, दोनों के इश्तराक से अगर कहीं पर तालीमी अमल जारी हो तो उसे ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। तो सवाल ये है कि किसका ताल्लुक़ ब्लेंडेड लर्निंग से नहीं है। नहीं है ये बोला गया है, तो इसका मतलब है कि 3 तो ऐसा है जो है ब्लेंडेड लर्निंग है, सिर्फ एक ऐसा है जो ब्लेंडेड लर्निंग नहीं है। तो कौन है? तो उसका जवाब है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, बी, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। इसका ताल्लुक़ ब्लेंडेड लर्निंग से नहीं है क्योंकि उसमें फुल्ली आईसीटी यूज़ होता है। आगे देखिए, सवाल है कि एडुसेट को कब लॉन्च किया गया। एडुसेट को कब लॉन्च किया, तो इसका जवाब है 20 सितंबर 2004 को, मतलब ये वाला है आंसर, 20 सितंबर 2004। झेल में से एक तालीमी टेक्नोलॉजी की मुख्तलिफ शक्लों में शामिल नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि इसमें 3 तो शामिल है। ठीक है, 3 तो शामिल है, कोई एक है जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी में शामिल नहीं है। तदरीसी टेक्नोलॉजी, टीचिंग टेक्नोलॉजी, वो तो तालीमी टेक्नोलॉजी में शामिल होगी ही। हिदायती टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी मतलब हुआ, वो भी शामिल होगी क्योंकि हिदायत देना मतलब पढ़ाना ही होता है। मालूमाती और तरसीली टेक्नोलॉजी, ये मुमकिन है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी में शामिल ना हो क्योंकि आगे है तर्ज़ अमली टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा सी, मालूमाती और तरसीली टेक्नोलॉजी। एक सेकंड, आगे चलते हैं। 79 का हुआ मालूमाती और तरसीली टेक्नोलॉजी। सवाल है 80 नंबर पर कि NMEICT का माना क्या है। तो इसका जवाब है सी, इसका जवाब क्या है, सी है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशनल थ्रू ICT। आगे देखिए, मदरसे का इंतज़ाम, मदरसे के इंतज़ाम की अंग्रेज़ी बोलिए स्कूल मैनेजमेंट। क्या है? स्कूल मैनेजमेंट। अब हाथ से लिखना तो बहुत मुश्किल काम है, स्कूल मैनेजमेंट। ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट, इसे बोलते हैं मदरसे का इंतज़ाम। तो सवाल ये है कि पोस्ट कॉर्ब की तश्कील किसने की थी, इस लफ्ज़ की तश्कील किसने की थी। यहाँ पी छूट गया है, पी अगर होता तो उसका मतलब होता है पी से प्लानिंग, ठीक है, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, ओ से, फिर ओ, ये ओ ऐसे ही है, आर से हो जाए, ओ नहीं, सी से कोऑर्डिनेटिंग, ओ रहने दीजिए, आर से हो जाएगा रिपोर्टिंग, बी से बजटिंग। पोस्ट कॉर्ब की तश्कील किसने की थी, तो जवाब है लूथर गुलिक ने, लूथर गुलिक ने पोस्ट कॉर्ब की तश्कील की थी। तो पोस्ट कॉर्ब का मतलब क्या है, मतलब इसका यही है कि किसी भी स्कूल का इंतज़ाम अगर चलाना हो तो ये इतने अज्ज़ा का होना उसमें ज़रूरी है। गिन करके बताइए कितने अज्ज़ा हैं। पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी से कोऑर्डिनेटिंग और आर से रिपोर्टिंग और बी से बजटिंग। 1 2 3 4 5 6 7, तो सात चीज़ों का होना स्कूल मैनेजमेंट में ज़रूरी है। अगर ये होंगे तो स्कूल का इंतज़ाम ठीक ठाक से चलेगा, ऐसा लूथर गुलिक का कहना था। ठीक है, आगे देखिए, झैल में से निगरानी किसका एक जुज़ है। निगरानी का अंग्रेज़ी क्या है, इंस्पेक्शन। ठीक है, निगरानी किसका एक जुज़ है, ज़ाहिर सी बात एडमिनिस्ट्रेशन का जुज़ होगा, गाइडिंग का तो होगा नहीं, कंट्रोलिंग का भी नहीं होगा, इंतज़ामिया। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट है इंस्पेक्शन। आगे देखिए,
83 नंबर क्या लिखा है? सुपरविज़न इज़ नॉट टू कंट्रोल द टीचर बट टू वर्क कोऑपरेटिवली। ये किसने कहा? मतलब ऑब्जर्वेशन करना, स्कूल की निगरानी करना, ये टीचर को कंट्रोल करने का एक तरीक़ा नहीं है, बल्कि ये मिलजुल करके काम करने का एक तरीक़ा है। सुपरविज़न से मतलब ये नहीं है कि हम टीचर को जाएं स्कूल में, उसे हड़काएं, डांटें, फटकारें, बल्कि अगर हम स्कूल जा रहे हैं तो ये बताने के लिए हमें जाना चाहिए कि हम बेहतरीन तरीक़े से कैसे पढ़ाएं। अगर उसमें कोई कमी हो तो उसको वहीं पर रहनुमाई करें, ये नहीं कि उसे डांट फटकार शुरू कर दें और उसकी मॉनिटरिंग शुरू कर दें जिससे टीचर घबरा जाए, क्योंकि सुपरविज़न का ये मकसद फिर ख़त्म हो जाएगा। ये बात किसने कही थी? ये बात जो है हॉय एंड फोर्सिथ ने कही थी। हॉय एंड फोर्सिथ ने ये बात कही थी। ठीक है, तो आपका जवाब हो गया बी, हॉय एंड फोर्सिथ। अगला सवाल है कि एक स्कूल कितनी अच्छी तरह से अपनी कारकर्दगी को अंजाम दे रहा है, उसका तायुन क़द्र क्या कहलाता है? बताइए, क्या एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है, सुपरविज़न कहलाता है, इंस्पेक्शन कहलाता है, या इनमें से सभी कहलाता है? तो इसका जवाब है इंस्पेक्शन। क्या है इसका जवाब? इंस्पेक्शन। मतलब स्कूल का एवेलुएशन, स्कूल का एवेलुएशन जब हम करेंगे तो उसको इंस्पेक्शन कहेंगे। अगर किसी बच्चे का इंस्पेक्शन कर रहे हैं, हम एवेलुएशन कर रहे हैं तो उसको ज़ाहिर सी बात उसको एवेलुएशन कहेंगे। समझ रहे हैं? तो सुपरविज़न और इंस्पेक्शन, उसमें क्या फ़र्क है वो आपको पता होगा। चलिए आगे। झेल में से एक इंतज़ामिया की किस्म नहीं है, इसका मतलब है कि 3 जो है इंतज़ामिया की किस्में हैं, सिर्फ कोई एक है जो नहीं है। तो ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। आमिराना इंतज़ामिया, ये भी एक किस्म है। जमहूरी इंतज़ामिया, ये भी एक किस्म है। आदमी मुदाखलत इंतज़ामिया, ये भी एक किस्म है। मतलब अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, लेज़र फेयर एडमिनिस्ट्रेशन, ये तीनों जो है स्कूल मैनेजमेंट का एक किस्म है। लेकिन इंस्टीट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेशन एक कोई किस्म नहीं है, बिल्कुल नई चीज़ है, बस यहाँ सवाल के लिए डाल दिया गया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे चलते हैं। सवाल है कैब को कब कायम किया? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। मतलब भारत सरकार को मशवरा देने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी का काम ही ये था कि सरकार को मशवरे दे। ये कब कायम किया गया? तो इसका जवाब है कि ये आज़ादी से पहले ही कायम किया गया और इसमें बड़े उतार चढ़ाव आए, लेकिन ये तब से अब तक बाकी है। अभी भी कैब अपना काम कर रहा है, इसकी मीटिंगें होती हैं, इसके जो मेंबरान होते हैं वो एजुकेशन मिनिस्ट्री से भी होते हैं और हर स्टेट बोर्ड से भी होते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये बहुत पुराना है। इसका क़याम 1921 में हुआ था, तब से ये अभी तक चला आ रहा है। सवाल है कि झेल में से कौन तालीमी इंतज़ामिया का तनक़ीदी पहलू है? झेल में से कौन, मतलब ये 4 ऑप्शन में से कौन एजुकेशनल मैनेजमेंट का क्रिटिक्स पहलू है? क्रिटिक माने नाजुक पहलू। इन्होंने तनक़ीदी लिख दिया, हमको लगता है कि क्रिटिक्स का अंग्रेज़ी है ये, क्रिटिकल पहलू। ठीक है, एक मिनट, तो आप इतना ही समझिए, ये क्रिटिकल पहलू के बारे में सवाल हो रहा है। क्रिटिकल पहलू कौन सा हो सकता है बताइए? फ़ैसला लेना सबसे मुश्किल काम होता है। क्या होता है? मुश्किल काम होता है। समाजी इंसाफ, तालीमी इंतज़ामिया का क्रिटिकल पहलू समाजी इंसाफ तो नहीं है, समाजी मांग भी नहीं है, तो रह जाता है फ़ैसला साजी, है ना, डिसीज़न मेकिंग। ये सबसे जो है क्रिटिकल पहलू है तालीमी इंतज़ामिया का, कि भैया हम किसको रखें किसको ना रखें, स्कूल की इमारत बनेगी कि नहीं बनेगी, कहाँ पर ज़मीन ख़रीदा जाएगा, कितनी किताबें मंगवाई जाएंगी, कौन सी क्लास चलेगा नहीं चलेगा, किस टीचर का बिहेवियर कैसा है नहीं है, इस ताल्लुक़ से फ़ैसला लेना कितना टफ़ काम है। तो तनक़ीदी पहलू मतलब क्रिटिकल पहलू यही फ़ैसला साजी है। अब हम 88 नंबर पे आते हैं। 88 नंबर पे देखिए क्या है, जदीद तालीमी इंतज़ामिया के लिए कौन ज़िम्मेदार है? इस सवाल का क्या मतलब हुआ? जो न्यू मॉडल जो आया है एजुकेशनल मैनेजमेंट का, इसके लिए कौन सा तरीक़ेकार अप्रोच ज़िम्मेदार है? मतलब कौन सा अप्रोच ऐसा है, नुक्ता नज़र ऐसा है जो जदीद तालीमी इंतज़ामिया को प्रोमोट किया, उसको आगे बढ़ाया और तरक्की दिया और उसको बाकायदा एजुकेशनल मैनेजमेंट के लिए एक बुनियाद बना दिया। तो ज़ाहिर सी बात है कि इसके लिए ना तो कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच है,
ना ही डिसीजन मेकिंग अप्रोच है, बल्कि सिस्टम एनालिसिस अप्रोच है। कौन है? सिस्टम एनालिसिस अप्रोच, ये वाला। निज़ाम तज्ज़िये नुक़्ते नज़र, निज़ाम तज्ज़िये नुक़्ते नज़र, सिस्टम एनालिसिस अप्रोच। आगे चलिए। 89, न्यूपा का ताल्लुक़ है तालीमी निगरानी से है, कुछ तालीमी इत्तिहाद से है, कुछ तालीमी मनसूबाबंदी से फुल्ली तौर पर है, तालीमी तय्युन क़दर से जुज़ी तौर पर है। तो जवाब हो जाएगा ताल्लुक़ तो सबसे है, ये सब काम करती है लेकिन थोड़ा कम करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा तालीमी मनसूबाबंदी में ये फेमस है। तो इसका जवाब हो जाएगा तालीमी मनसूबाबंदी, एजुकेशनल प्लानिंग, क्योंकि इसके नाम में ही एजुकेशनल प्लानिंग है। नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आगे चलिए। 90 नंबर में देखिए क्या है, तालीमी निगरानी की मरकज़ तवज्जो क्या होती है। तालीमी निगरानी मतलब एजुकेशनल सुपरविज़न या एजुकेशनल मॉनिटरिंग, जो भी कह लीजिए, उसका मरकज़ तवज्जो क्या है। मतलब एजुकेशनल सुपरविज़न या एजुकेशनल क्या बोलते हैं, एजुकेशनल सुपरविज़न या इंस्पेक्शन का मरकज़ तवज्जो क्या है। ज़ाहिर सी बात है एजुकेशनल सर्विस है, ताकि तालीम अच्छी से अच्छी हो, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें, ठीक है, अच्छा पढ़ें, आगे बढ़ें, वगैरह वगैरह। अब आता है 10वें नंबर माहौलियाती तालीम, ठीक है। माहौलियाती तालीम के ताल्लुक़ से पहला सवाल है, इकोलॉजी इस्तिलाह को ज़ैल में से किसने दिया। क्या मतलब, इस इस्तिलाह को सबसे पहले किसने यूज़ किया। क्या हैकल ने यूज़ किया, टेंसले ने, ओडम ने, रामदेव मिश्रा, किसने। तो उसका जवाब है हैकल ने ही सबसे पहले इकोलॉजी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। अगला सवाल है कि ओज़ोन की तह कहाँ पाई जाती है। क्या थर्मोस्फेयर में या मेसोस्फेयर में या ट्रोपोस्फेयर में या स्ट्रेटोस्फेयर में। ज़ाहिर सी बात है स्ट्रेटोस्फेयर सबसे ऊपर होता है ना, उसी में या उसी तह में ओज़ोन का लेयर पाया जाता है। चलिए आगे। सवाल नंबर 93 देखिए कि ज़ैल में से कौन हवा की आलूदगी की वजह नहीं है। इसका मतलब है कि 3 तो है जो हवा की आलूदगी की वजह है, कोई एक है जो नहीं है। क्या नाइट्रोजन गैस इससे हवा आलूदा होता है? बिल्कुल नहीं, स्मोक से तो होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से भी माहौल गंदा होता है। सल्फ़र डाइऑक्साइड तो बहुत ही ख़तरनाक है। तो जवाब होगा नाइट्रोजन गैस। कौन होगा? नाइट्रोजन गैस एक ऐसी गैस है जिससे हवा आलूदा नहीं होता है, यह हमारे वातावरण में ही पाया जाता है बहुत ज़्यादा। चलिए आगे चलते हैं। जंगली हयात हफ्ता कब मनाया जाता है, वाइल्ड लाइफ वीक कब मनाया जाता है। तो इसका जवाब है कि 1 अक्टूबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक। क्या जवाब है इसका? 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, जो कि अगले महीने आ रहा है। आगे चलिए। ज़ैल में से किसके साथ ग़िज़ाई सिलसिले की शुरुआत होती है। देखिए दुनिया में जितने भी लोग हैं सब किसी न किसी चीज़ को खा रहे हैं। अब इंसान है तो गोश्त भी खा रहा है, पेड़ पौधे भी खा रहा है, खुद इंसानों को भी कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, है ना। कब्रों में गाड़ दिए जाने के बाद, दफन कर देने के बाद गीदड़ खाता है, सांप खाता है, कीड़े मकोड़े खाते हैं, फिर कीड़े मकोड़ों को ही दूसरा खाता है, फिर जो कीड़े मकोड़ों को खाता है उसको भी उस तरह से फिर सिलसिला चलता रहता है। तो एक चैन है, फूड चैन जिसे बोलते हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? प्रोड्यूसर से होती है, बनाने वाले से, ठीक है। इन चारों में से ऑप्शन बी है। ज़ाहिर सी बात, सबसे पहले ग़िज़ा बनेगी तभी तो उसको कोई खाएगा, फिर उसके बाद चैन शुरू होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा आंसर? बी आंसर होगा, ठीक है। सवाल ये है कि ताजमहल को किस गैस से नुकसान पहुंच रहा है। सल्फ़र डाइऑक्साइड से, क्लोराइन से, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से। बताइए। ज़ाहिर सी बात सल्फ़र डाइऑक्साइड से। मथुरा में जो फैक्ट्री वगैरह है वहाँ से जो गैस निकलता है, कहाँ से? मथुरा से, वो जो है ताजमहल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। अब इसको गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि वो इस मामले को कैसे हल करें। आगे देखिए कि ज़ैल में से कौन बारिश होने में सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। तबख़ीर एवेपोरेशन मतलब बादल का बनना, या कंडेंसेशन मतलब बादल का ठंडा होकर के जमना, या तबख़ीर और इंजमाद दोनों, बादल बनना और ठंडा होना ये दोनों, या सिर्फ
फिल्ट्रेशन मतलब बूंदों में ढलना क्या? तो जाहिर सी बात बारिश होने के लिए बादल बनना और उसका ठंडा होना दोनों ज़रूरी है। तो आपका जवाब हो जाएगा सी। आगे चलिए, हमारा सूरज क्या है? क्या प्लेनेट है या सैटेलाइट है मतलब ज़ैली सैयारचा है या दुमदार तारा है या तारा है? तो हमारा सूरज जो है ये तारा है। तारे में और दीगर चीज़ों में फ़र्क ये है कि तारे के पास अपनी रोशनी होती है। सूरज हमारे एक ऐसा तारा है जिसके पास अपनी रोशनी है। अगला सवाल ये है कि हिंदुस्तान में माहौलियात के बानी कौन है? माहौलियात, देखिए हम माहौलियात शुरू ही से है, लेकिन माहौलियात को एज़ ए डिसिप्लिन किसने मुतारफ़ कराया है? तो उसका जवाब है रामदेव मिश्रा ने, रामदेव मिश्रा। आगे चलिए, शोर की आलूदगी पैदा होती है जब शोर बढ़ जाता है। शोर का मतलब नॉइज़, साउंड पोल्यूशन। साउंड जो है ये पोल्यूशन कब बन जाता है? तो इसका जवाब है कि इसका लेवल जब 80 से 100 डेसिबल हो जाए, 80 से 100 डेसिबल हो जाए तो वो आलूदगी बन जाता है। जब आलूदगी बन जाए तो उससे नुकसान होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। 2019 का जो था एमएड का वो आज अभी ख़त्म हुआ। अगला वीडियो इंशाअल्लाह 2018 या 17 जो भी अवेलेबल होगा उसका हम जल्द से वीडियो बना करके डाल देंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस चीज़ को दूसरों तक शेयर कीजिए क्योंकि 3-4 दिन के बाद ही एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, ताकि जिन बच्चों को ज़रूरत हो वो इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। ये दूसरों के फ़ायदे ही के लिए है। आप इसको जितना ज़्यादा आम करेंगे लोगों का फ़ायदा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। शुक्रिया।